यह कर अदा करने, चाहे ब्याज आय वसूल न की गई हो, का कष्ट समाप्त कर देगा। एलएनजी के ईंधन के साथ साथ पेट्रो रसायन सेक्टर के लिए फीड स्टॉक के प्रयोग की व्यापक श्रृंखला पर विचार करते हुए मैं एलएनजी की बुनियादी सीमा शुल्क 5% से घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव करता हूं। घरेलू मूल्य वर्धन प्रोत्साहित करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मैं कुछ मदों जो इस भाषण के अनुबंध 3 में दी गई हैं के संबंध में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूं। इनमें से कुछ प्रस्ताव शुल्क प्रतिलोमन समाप्त करने के लिए भी हैं। Promoting digital economy. डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, छोटे और मध्यम करदाताओं जिनकी कुल बिक्री रुपए 2 करोड़ तक है के लिए अनुमानित आयकर योजना लागू की गई है। वर्तमान में उनकी कुल बिक्री के 8% को अनुमानित आय माना जाता है। मैं बिक्री जो नकदी भिन्न साधनों से की जाती है के संबंध में इसे 6% करने का प्रस्ताव करता हूं। यह लाभ चालू वर्ष में किए गए लेन देनों पर भी लागू होगा। मैं कटौती राजस्व के साथ साथ पूंजी व्यय के रूप में अनुज्ञेय नकदी व्यय की सीमा 10,000 करने का प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह नकद दान की सीमा जो किसी धर्मार्थ न्यास द्वारा प्राप्त की जा सकती है 10,000 से घटाकर 2,000 की जा रही है। The special investigating team सरकार द्वारा काले धन के लिए गठित की गई विशेष जांच दल एसआईटी ने सुझाव दिया है कि 3 लाख रुपए से अधिक का कोई भी लेन देन नकदी में करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। team set up by the government for black money has suggested that no transaction above rupees 3 lakh should be permitted in cash. The government has सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय लिया है। suitable amendment इस निर्णय को लागू करने के लिए वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम में समुचित संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। decision to promote cashless मैं कैशलेस लेन देनों को बढ़ावा देने के लिए excise duty एमपीओएस हेतु मिनिएचर्ड पीओएस कार्ड रीडर माइक्रो एटीएम स्टैंडर्ड्स वर्जन 1.5.1 micro ATM फिंगरप्रिंट रीडर्स, स्कैनर्स और आयरिश स्कैनर्स पर बीसीडी उत्पाद शुल्क, सेवी शुल्क और एसडी से छूट का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ ही मैं ऐसे साधनों के विनिर्माण हेतु कलपुर्जों पर छूट का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि इन साधनों के देश में विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। My next item, Madam, concerns मेरा अगला मुद्दा जो है वो चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता से संबंधित है। transparency in political funds. इसमें चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता आएगी। India is the भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। political राजनीतिक पार्टियां एक बहुपार्टी संसदीय लोकतंत्र के अनिवार्य अवयव हैं। even स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बाद भी देश the country has राजनीतिक पार्टियों के वित्त पोषण की पारदर्शी कार्य पद्धति विकसित करने में समर्थ नहीं हुआ है, जो कि निष्पक्ष और स्पष्ट चुनाव प्रणाली के लिए अनिवार्य है। an attempt was व्यष्टियों, साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवारों और कंपनियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को प्रोत्साहन के रूप में चंदा देने के लिए विगत में जन प्रतिनिधि अधिनियम, कंपनी अधिनियम और आय कर अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करके एक प्रयास किया गया था। both the donor and the दाता और आदाता दोनों को कर के भुगतान में छूट प्रदान की गई थी यदि accounts were transparent. उनके लेखे पारदर्शी ढंग से रखे गए हों और सक्षम प्राधिकारियों को विवरणियां फाइल की गई हों। Additionally, a list of तदनुसार उन दाताओं की सूची अलग से तैयार करने की आवश्यकता है any party in cash जिन्होंने किसी भी पार्टी को 20,000 अथवा उससे अधिक राशि का अंशदान नकद या चेक से किया है। who donated 20,000 to any party in cash or check was to be maintained. The इन प्रावधानों को लागू करने की स्थिति में केवल मामूली रूप से सुधार हुआ है। into force. Political राजनीतिक पार्टियां अपनी अधिकांश निधि अज्ञात चंदे के जरिए प्राप्त कर रही हैं जो नकद में दिखाई जाती हैं। an effort इसलिए भारत में राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली दुरुस्त करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। donors have also दाताओं ने भी चेक या अन्य पारदर्शी पद्धतियों द्वारा चंदा देने में अरुचि दिखाई है methods क्योंकि इससे उनकी पहचान उजागर होती है and entail adverse. तथा इसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। I therefore इसलिए मैं राजनीतिक पार्टियों की वित्त पोषण प्रणाली दुरुस्त करने के प्रयास के रूप में निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव रखता हूँ। क
निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुपालन में एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से नकद चंदे के रूप में अधिकतम 2000 रुपए की राशि प्राप्त कर सकती है। From any one source. राजनीतिक पार्टियां अपने दाताओं से चेक या डिजिटल माध्यम से चंदा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। Entitled to receive donations by check or in the digital mode from their donors. C. अतिरिक्त उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे कि भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई जाने वाली किसी योजना के अनुसार चुनावी बॉन्ड जारी किए जा सकें। इस योजना के अंतर्गत दाता केवल चेक या डिजिटल भुगतानों के तहत प्राधिकृत बैंकों से बॉन्ड खरीद सकता है। ये बॉन्ड पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट और पंजीकृत खाते में ही परिशोध्य होंगे। ये बॉन्ड पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट और पंजीकृत खाते में ही परिशोध्य होंगे। इन बॉन्डों को बॉन्ड जारी करने से निर्धारित समय सीमा के भीतर ही परिशोध्य कराया जाएगा। In accordance with the provisions of the Income Tax Act. Needless to say, the existing amendments जो वर्तमान संशोधन है, from payment of income tax इससे would be available राजनीतिक पार्टी है, only subject to the fulfillment of the above conditions. ये इसके लिए अनेक शर्तें होंगी और इस सुधार से काले धन के सृजन को रोकते हुए राजनीतिक वित्त पोषण में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। Ease of doing business. Ease of doing business कर वंचन रोधी उपाय के रूप में 2012 के वित्त अधिनियम में संबंधित उद्यमियों के संबंध में घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण के प्रावधान का उल्लेख किया गया था। तब से घरेलू मूल्य निर्धारण के अंतर्गत कवर किए गए उद्यमियों की संख्या में उल्लेखनीय ढंग से बढ़ोतरी हुई है, जिससे लंबी जांच पड़ताल की आवश्यकता हुई, जिससे घरेलू कंपनियों को कठिनाई हुई। घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण उपबंधों के कारण अनुपालन को कम करने के उद्देश्य से घरेलू अंतरण कीमत निर्धारण के कार्य क्षेत्र को सीमित करने का प्रस्ताव करता हूं कि पार्टी लेन देन से संबंधित उद्यमियों में से केवल एक उद्यमी ही विनिर्दिष्ट लाभ संबंधी कटौती प्राप्त कर सकता है। Specified profit linked deduction. मैं उन व्यावसायिक उद्यमों की लेखा परीक्षा के लिए प्रारंभिक सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए तक का प्रस्ताव करता हूं, जो अनुमानित आय योजना का विकल्प चुनते हैं। इसी प्रकार व्यष्टियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए भयों के रखरखाव की प्रारंभिक सीमा 10 लाख टर्नओवर से बढ़ाकर 25 लाख अथवा आय को 1.2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की जा रही है। वर्ष 2012 में आयकर अधिनियम को भारतीय परिसंपत्तियों से अत्यधिक मूल्य प्राप्त करने वाली किसी विदेशी कंपनी में शेयरों या ब्याज के अंतरण संबंधी लेन देनों पर कराधान का प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया था। विदेश में स्थित भारत आधारित कंपनियों में निवेश करने वाले भारत आधारित निधियों के निवेशकों के स्टेक के अंतरण के मामले में इस प्रावधान के कारण उत्पन्न कुछ कठिनाइयों के बारे में आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। इन कठिनाइयों को समाप्त करने के उद्देश्य से मैं श्रेणी 1 एवं 2 के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को अप्रत्यक्ष अंतरण उपबंध से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूं। हमारे यह स्पष्टीकरण जारी करने का भी प्रस्ताव है कि भारत में कर प्रभारी निवेश के शोधन या बिक्री के परिणाम स्वरूप या इससे उत्पन्न, परंतु भारत से बाहर शेयरों के शोधन या ब्याजों के मामले में अप्रत्यक्ष अंतरण प्रावधान लागू नहीं होंगे। आज तक व्यष्टि बीमा एजेंटों को देय कमीशन में 5% TDS की कटौती की जा रही है, चाहे उनमें से कुछ की आय ही कर योग्य सीमा से कम ही हो। हम उन्हें TDS की आवश्यकता से छूट प्रस्ताव करने का प्रस्ताव करते हैं। उन्हें इस शर्त के अधीन स्वघोषणा करनी होगी कि उनकी आय कर योग्य सीमा से कम है। पिछले वर्ष मैंने 50 लाख प्रति वर्ष की आय वाले व्यवसायियों के लिए अनुमानित कराधान की नई योजना की घोषणा की थी। ऐसे निर्धारण के संबंध में अग्रिम कर के भुगतान के संबंध में उन्हें 4 किश्तों के स्थान पर 1 किश्त में भुगतान करने का लाभ दिया जा रहा है।
जनता के लिए धन वापसी दावे में तेजी लाने के लिए संशोधित कर विवरणी के समय सीमा को वित्त वर्ष पूरा होने से कम करके विवरणी फाइल करने की समयावधि के समान 12 माह तक किया जा रहा है। साथ ही आकलन जांच के पूरा होने की समय सीमा भी निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए 21 माह से कम करके 18 माह और निर्धारण वर्ष 2019-20 एवं उससे आगे और कम करके 12 माह की जा रही है। Year 1920. I now come to an important. मैं अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन पे आ रहा हूँ जो व्यक्तिगत आय कर पर है। जबकि सरकार कर अपवंचन करने वाले और अधिक लोगों को कर नेट के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है, कराधान का वर्तमान बोझ प्रमुखतः ईमानदार करदाताओं और वेतनभोगी कर्मचारियों पर है जो अपनी आय को सही रूप में दर्शाते हैं। अतः विमुद्रीकरण पश्चात इस वर्ग के लोगों की यह आशा जायज है कि उनके कराधान के बोझ को कम किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया है कि यदि स्लैब के लिए कराधान की दर को नामात्र रखा जाए तो अनेक और लोग कर नेट के अंतर्गत आना चाहेंगे। More people will prefer to come within the tax rate. इसलिए मैं 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले व्यष्टि निर्धारितों के लिए कराधान की मौजूदा दर को 10% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करता हूं। 2.5 लाख इससे 5 लाख से कम आय वाले सभी व्यक्तियों की कर देयता घटकर 0 छूट सहित या इसकी मौजूदा देयता की 50% रह जाएगी। लाभ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लाभार्थियों के उसी समूह को उपलब्ध छूट के मौजूदा लाभ को घटाकर 2500 रुपए किया जा रहा है जो कि 3.5 लाख तक की आय वाले निर्धारितों के लिए उपलब्ध है। इन दोनों उपायों का संयुक्त प्रभाव यह होगा कि प्रति वर्ष 3 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देयता 0 होगी। 2,500 available only if to the assessees with income up to 3.5 lakhs. The combined effect of both these. इसका संयुक्त प्रभाव ये होगा कि प्रति वर्ष 3 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देयता 0 होगी और 3 लाख से 3.5 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देयता मात्र 2,500 रुपए होगी। यदि धारा 80 ग के तहत 1.5 लाख की सीमा निवेश के लिए पूर्णतः प्रयोग किया जाता है तो 4.5 लाख की आय वाले लोगों के लिए कर 0 होगा। चूंकि 5 लाख तक की आय वाले लोगों को कराधान देयता को घटाकर आधा किया जा रहा है, बाद की स्लैबों में अन्य श्रेणियों के सभी करदाताओं को भी प्रति व्यक्ति 12,500 रुपए का एक समान लाभ मिलेगा। Of 12,500 per person. इस उपाय के चलते परित्यक्त कर की कुल राशि 15,500 करोड़ बनती है। इस राहत के कारण होने वाली राजस्व हानि के कुछ भाग की प्रतिपूर्ति के लिए मैं उन व्यक्तियों पर देय कर का 10% अधिभार के रूप में लगाने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी वार्षिक कर योग्य आय 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में है। 1 करोड़ से अधिक अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर कर का 15% का मौजूदा अधिभार जारी रहेगा। इससे 2700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। कर नेट को और व्यापक बनाने के लिए व्यावसायिक आय से इतर 5 लाख तक की कर नेट को और व्यापक बनाने के लिए व्यावसायिक आय से इतर 5 लाख तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर विवरणी के रूप में भरे जाने के लिए एक पृष्ठीय फॉर्म लाने की भी हमारी योजना है। इससे अतिरिक्त इस श्रेणी का कोई भी व्यक्ति जो प्रथम बार आय कर विवरणी भरता है प्रथम वर्ष में किसी जांच के अध्ययन तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके उच्च मूल्य के लेन देन के बारे में विभाग के पास विशिष्ट सूचना उपलब्ध न हो। मैं भारत के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि यदि उनकी आय 2.5 लाख से 5 लाख तक के सबसे निचले स्लैब के अंतर्गत आती है तो 5% कर की छोटी सी अदायगी करते हुए राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। कर कानून में संशोधन के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिनका मेरे भाषण में उल्लेख नहीं हुआ है इस भाषण के अनुबंध 3 में दिए गए हैं। एक काफी प्रगति जीडीपी के बारे में ही है।
for the biggest tax reform और वस्तु एवं सेवा कर में the enactment of the constitution 100 जीएसटी के लागू करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है, जो कि स्वतंत्रता के बाद अब तक का सर्वाधिक बड़ा कर सुधार है। संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के अधिनियमों से लेकर अब तक इस अभूतपूर्व सुधार के लिए प्रारंभिक कार्य सरकार की सर्वोच्च वरीयता रही है। इस संदर्भ में राज्यों और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड दोनों की ओर से अधिकारियों की अनेक टीमें मॉडल जीएसटी कानून और नियमों और अन्य ब्यौरों को अंतिम रूप देने के लिए अथक रूप से कार्य कर रही हैं। सरकार ने अपनी ओर से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के विभिन्न उपबद्धों को तुरंत प्रभाव से लागू किया है, जिसमें जीएसटी परिषद का गठन भी शामिल है। अब तक जीएसटी परिषद में जीएसटी के कर ढांचे की व्यापक रूपरेखा, समझौता योजना के लिए न्यूनतम छूट और मानदंड, जीएसटी को लागू करने के कारण राज्यों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति संबंधी विवरण, नमूना जीएसटी कानून के मसौदे के परीक्षण, एकीकृत जीएसटी कानून और प्रतिपूर्ति कानून और जीएसटी के लिए प्रशासनिक तंत्र सहित जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 9 बैठकें आयोजित की हैं। इस महान सदन में यह सूचित करते मेरा सौभाग्य है कि जीएसटी परिषद ने उत्साहवर्धक बहस और चर्चाओं के बाद लगभग सभी सहमति आधारित मुद्दों पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है। जीएसटी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की तैयारी भी निर्धारित समयानुसार चल रही है। जीएसटी के लिए व्यापार और उद्योग तक पहुंच बनाने के व्यापक प्रयास 1 अप्रैल 2017 से प्रारंभ होंगे, ताकि व्यापार और उद्योग जगत को नई कराधान प्रणाली के प्रति जागरूक किया जा सके।